Hello, dear students. Very good evening to all of you. As yesterday I told you that from tomorrow onwards, we are going to work with some worksheets, MCQ based questions, some assertion reasons questions. So, for the same, I'm here with a worksheet, Social Science, Class 10th, and the chapter I have taken today is Nationalism in India, right? I'll try to make this complete video bilingual, okay? Little bit Hindi and little bit English, right? So this is MCQ's worksheet. Nationalism in India according to the syllabus chapter 2. So let's begin. First question you can see here, who was the spiritual head of the Islamic world at the end of the First World War? I hope so it is very familiar questions to all of you. सबने पढ़ा होगा जब ये चैप्टर पढ़ा होगा, राइट? सो ऑप्शन नंबर ए मोहम्मद अली, ऑप्शन नंबर बी M.A. जिन्ना, ऑप्शन नंबर सी शौकत अली एंड ऑप्शन नंबर डी द खलीफा. सो क्विकली आंसर दीजिए. यस, तो इसका राइट आंसर है आंसर नंबर डी, द खलीफा. सो इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा, इन विच इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन द आइडिया ऑफ खिलाफत नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट वॉज एक्सेप्टेड? ऑप्शन नंबर ए कैलकाटा 1920, ऑप्शन नंबर बी नागपुर 1920, ऑप्शन नंबर सी लाहौर 1929, ऑप्शन नंबर डी मद्रास 1927. तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं बेटा, आप क्विकली बताइए इनमें से कौन सा सही आंसर है. चलिए, इसका आंसर नंबर ए एब्सोल्युटली राइट, कैलकाटा 1920. इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ. आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं बेटा, स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हेन वाज इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट पास्ड? बहुत ही फेमस एक्ट है बेटा इंडियन हिस्ट्री की अगर बात करें. ठीक है, इस एक्ट में अगर आपको याद हो तो इसमें जो लोग गार्डन्स में काम कर रहे थे, टी गार्डन्स में, उनको बाहर नहीं आने की परमिशन थी. जैसे ही ये एक्ट पास हुआ तो इसके बाद दे कुड नॉट कम आउट फ्रॉम दियर टी गार्डन्स, राइट? सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी. ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर. 1859 इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट वाज पास्ड. आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ. Who led the civil disobedience movement in Peshawar? Very important question. Who led the civil disobedience movement in Peshawar? Option number A Abdul Ghaffar Khan, option number B Mahatma Gandhi, option number C Alluri Sitaram Raju, option number D Dr. B.R. Ambedkar. So quickly आंसर दीजिए. ओके, तो इसका आंसर होगा बेटा ऑप्शन नंबर ए अब्दुल गफ्फार खान. सो कीप रिमेंबर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, हु वॉज द ऑथर ऑफ द बुक हिंद स्वराज? वेरी फेमस बुक. डेफिनेटली ये लगभग सभी को आंसर आता होगा, लेकिन फिर भी बेटा कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो जनरली सबको आते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें हमें थोड़ा सा सोचना पड़ता है. ठीक है, तो बहुत फेमस बुक बताइए क्विकली. ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी सुभाष चंद्र बोस एंड ऑप्शन नंबर डी रविन्द्रनाथ टैगोर. यस, क्विकली. ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 5, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, महात्मा गांधी.
नंबर 6 की तरफ चलेंगे बेटा। दिस इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वैसे तो बेटा वीडियो में सारे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, लेकिन ये वो क्वेश्चन हैं जो जनरली एकदम से क्लिक नहीं होते। तो एक बार आप वीडियो को देखेंगे, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू लर्न डेफिनेट 1 or 2 टाइम्स एज सुन एज यू आर गोइंग टू रिवाइज दैम। सो ये आपको लर्न हो जाएंगे। हु अनाउंस्ड अ वेग ऑफर ऑफ डोमिनियन स्टेटस फॉर इंडियन इन 1929? मैं आपको बता दूं बेटा, ये एक ऐसा ऑफर था जिसमें एक द्वैध शासन, जिसको हम कहते हैं द्वैध शासन वाली एक प्रतिक्रिया थी, जिसमें इंडियंस को सिर्फ एक नाम का ही पावर मिलती, लेकिन सारी पावर्स ब्रिटिशर्स के हाथ में ही होती। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए है कर्जन, ऑप्शन नंबर बी है वायसराय इरविन, ऑप्शन नंबर सी है विलियम बेंटिक एंड ऑप्शन नंबर डी है माउंटबेटन। तो इसका आंसर हुआ बेटा वायसराय इरविन। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है वायसराय इरविन। आगे बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द ऑथर ऑफ द फेमस नॉवल आनंद मठ? जब आपने हिस्ट्री की बुक को पढ़ा होगा बेटा, तो उस बुक में लास्ट में कुछ पिक्चर्स भी पेंटेड हैं, ठीक है? तो वहीं पर उसी पेज के आसपास ये क्वेश्चन बनता है, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द ऑथर ऑफ द फेमस नोवेल आनंद मठ? ऑप्शन नंबर ए बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ऑप्शन नंबर बी अबिंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर सी नतीसा शास्त्री एंड ऑप्शन नंबर डी रविंद्रनाथ टैगोर। चलिए आप मुझे इसका आंसर बताइए, इसका आंसर क्या है? ओके, आई होप कि आपने गैस कर लिया होगा डेफिनेटली। सो आंसर इज ए बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। स्टूडेंट्स, डेफिनेटली दिस वीडियो इज गोइंग टू help you in your exam. The exam is going to be conducted by CBSE this year on 15th March, right? तो 15 मार्च को जो आपका एग्ज़ाम है, तब तक ऐसी कुछ वर्कशीट टाइप वीडियोस, 20 क्वेश्चंस, 10 क्वेश्चंस, स्पेशली एज अ रीजन बेस्ड, स्पेशली मैचिंग बेस्ड, बहुत सारी वीडियोस आपको यहाँ पर मिलती रहेंगी, ठीक है? तो क्विकली आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए बेटा, लाइक कर दीजिए। शेयर इसलिए भी किया जाता है बिकॉज अगर कोई आपका नियर एंड डियर है तो वो बेटा गो थ्रू कर सकता है, ठीक है? तो चलिए इसका आंसर क्या था? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। दिस इज मैचिंग बेस्ड क्वेश्चन। मैच द फॉलोइंग आइटम्स इन कॉलम ए विद दोज इन कॉलम बी and choose the correct answer from the options given below. So you can see easily here column A and column B. So think what can be the perfect answer. अपने अपने आंसर को गैस कर लीजिए और देखिए स्टूडेंट्स, if you are going to get 15 out of 20, so it means it can be said that you have prepared this chapter at the best level. मतलब आपने इस चैप्टर को बहुत अच्छे से तैयार किया है अगर आपके 15 आंसर्स करेक्ट होते हैं इस वीडियो में। तो चलिए, इन्होंने कॉलम ए में बेटा दिया है सॉल्ट मार्च, जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ था, एक बहुत फेमस इंसिडेंट है, 1919 में हुआ था। पूर्ण स्वराज, पीजेंट्स मूवमेंट, ओके। और कॉलम बी में इधर दिया है बेटा अमृतसर, लाहौर, अवध एंड दांडी। तो चलिए इसके अकॉर्डिंग आंसर्स तो पढ़ने में बहुत टाइम लगेगा, डायरेक्ट आंसर की बात करते हैं। इसका आंसर होगा बेटा डी, ओके। सो नाउ यू कैन चेक योर आंसर व्हाट यू हैव गेस्ड। आपने क्या अनुमान लगाया था आंसर का, ठीक है? तो उसके अकॉर्डिंग आप चेक कर लीजिए। आगे की तरफ चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 9, यस, बहुत ज़्यादा परेशान करने वाले क्वेश्चंस होते हैं, स्पेशली उन बच्चों को जो किसी वजह से पढ़ नहीं पाते, पहली चीज़। दूसरी चीज़, रेगुलर स्कूल्स नहीं जाते, उनके लिए भी ये काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं। बिकॉज ये होता क्या है बेटा, जो भी बच्चा डेप्थ से पढ़ाई कर रहा है किसी भी चैप्टर को, उसके डीपली स्टडी कर रहा है, सो डेफिनेटली दिस डीपली स्टडी इज गोइंग टू हेल्प हिम और हर आउट इन एग्जाम।
तो एजर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस में फर्स्ट बात करते हैं हम एजर्शन. When the Simon Commission arrived in India in 1928, it was greeted with the slogan "Go back, Simon." ठीक है, मैं इसको अभी एक्सप्लेन नहीं करूंगा बिकॉज एक्सप्लेनेशन करते ही आप आंसर गैस कर लेंगे जो कि आप सोच नहीं पाएंगे एकदम से. ठीक है, गैस मीन्स अभी मैं आपको बताऊंगा कि ये क्यों बैक कर दिया था. रीजन इसका नीचे दिया हुआ है बेटा. द साइमन कमीशन डिड नॉट हैव अ सिंगल इंडियन मेंबर. So I hope so that the assertion and the reason both are very clear to you all. Okay? तो इसके आंसर की तरफ चलते हैं क्योंकि इसमें बेटा होता क्या है, इसमें जनरली 4 आंसर्स दिए जाते हैं. राइट, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, और उन आंसर्स को इस तरह से रखा जाता है. फर्स्ट है इसमें बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द assertion. सेकेंड, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द assertion. थर्ड में होता है बेटा ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स. एंड फोर्थ में आता है ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू. सो इन सच अ वे यू आर गोइंग टू सी द आंसर्स ऑफ द assertion रीजन बेस्ड क्वेश्चंस. सो वंस अगेन आई एम गोइंग बैक, यू कैन चेक द क्वेश्चन. ओके, सो व्हाट शुड बी द आंसर? guess your answer. What should be the answer beta? Yes, absolutely right. This is first. The answer is first. Okay, क्योंकि देखिए आप क्वेश्चन देखिए. व्हेन द साइमन कमीशन अराइव्ड इन इंडिया 1928, सर जॉन साइमन इसके हेड थे और अदर उनके साथ 6 मेंबर्स और थे. तो टोटल 7 मेंबर्स इस ग्रुप में इंडिया आए थे. इसका आने के पीछे का बेटा क्या मेन पर्पस था? मेन पर्पस था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी को चेक करना कि भारत में कैसे रूल हो रहा है, लोग क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं. लेकिन इसको क्या कर दिया था? गो बैक. और गो बैक का रीज़न क्या था? कि इस कमीशन में कोई भी इंडियन मेंबर नहीं था. आप बताइए, भारत की ही कॉन्स्टिट्यूशनरी मशीनरी चेक होने आई है, जिनका हम पर रूल है वो ही चेक कर रहे हैं. सो इट इज़ वेरी क्लियर बेटा कि ये पार्शलिटी ही होती, इसलिए इसको गो बैक साइमन का नाम देकर वापस भेज दिया गया. तो याद रखना इसमें 7 मेंबर्स थे. ठीक है, नेम आते नहीं है कहीं भी, लेकिन फिर भी कीप रिमेंबर. चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ हम चलते हैं. विच अमंग द फॉलोइंग पास द रॉलेट एक्ट 1919? वेरी फेमस एक्ट. आपको बता दो बेटा, इसको इंडियन हिस्ट्री में ब्लैक एक्ट भी कहा गया है. इसको इंडियन हिस्ट्री में क्या कहा गया है? ब्लैक एक्ट. ब्लैक एक्ट इसलिए कहा गया था, गैस कीजिए. चलिए तो थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूं बेटा. इसको ब्लैक एक्ट इसलिए कहा गया था क्योंकि इसमें सीधा सीधा एक लॉ पास कर दिया था ब्रिटिश इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने. आपको इसमें इसका आंसर भी मैंने बता दिया है. ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर. इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने एक लॉ पास किया था जिसमें कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटी में अगर कोई इंडल्ज पाया जाता था या ग्रुप ऑफ पीपल कहीं पर गैदर्ड होते थे, ठीक है, तो उसमें डायरेक्ट अरेस्ट करने का अधिकार था ब्रिटिश गवर्नमेंट को इस लॉ को पास होने के बाद. राइट, और ठीक है, अरेस्ट होना कोई बहुत बड़ी बात उस समय नहीं मानते थे लोग. जो देशभक्त थे, जो इस चीज़ के लिए बिल्कुल मरने को तैयार थे कि दे वांटेड बाय हुक एंड बाय क्रुक फ्रीडम. लेकिन प्रॉब्लम क्या थी? इसके बाद गवर्नमेंट 2 साल तक किसी को भी जेल से बाहर निकलने की परमिशन नहीं देती थी. गेटिंग? जेल से बाहर निकलने की परमिशन नहीं थी 2 साल तक. तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी बेटा इस एक्ट के बाद. तो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने इस एक्ट को पास किया था. चलिए इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ. Which one of the following agreements gave reserved seats to the depressed classes? बहुत ही controversial matter रहा है हिस्ट्री में उस समय. Depressed classes in provincial and central legislative councils. चलिए बताइए. बहुत कंट्रोवर्सी रही है और इसमें गांधी जी का भी बहुत बड़ा रोल रहा था, इसमें अंबेडकर साहब का भी बहुत बड़ा रोल रहा था. ठीक है, तो कौन सा एक्ट था जिसकी वजह से डिप्रेस्ड क्लासेस इन प्रोविंशियल एंड सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में उनको रिजर्व सीट्स की डिमांड की गई थी? गैस कीजिए.
गेस किया? चलिए, वेरी गुड। सो हम डायरेक्ट आंसर्स की बात कर रहे हैं बेटा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी है पूना पैक्ट। ओके, पूना पैक्ट। अगर आपको इसका ईयर याद है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डालकर बता सकते हैं, ठीक है? ईयर 100% आपको याद होना चाहिए। मैं एक हिंट देता हूं आपको, 1931 से लेकर 1934 के बीच में ही ये पैक्ट हुआ है, ठीक है? चलिए, वेरी गुड। सो वी आर मूविंग टू नेक्स्ट। द लीडर ऑफ मिलिटेंट गुरिल्ला मूवमेंट इन द गुडेम हिल्स वॉज। क्वेश्चन के आंसर से पहले आपको पता होना चाहिए ये गुरिल्ला मूवमेंट क्या था, गुरिल्ला वॉरफेयर क्या था। गुरिल्ला वॉरफेयर एक नंबर में पूछा भी जाता है बेटा एग्जाम में। देखिए, गुरिल्ला वॉरफेयर एक ऐसा मेथड था, एक ऐसी पद्धति थी वॉर करने की जिसमें लोग ट्रीज के पीछे, बुशेस के पीछे छिपकर एरो चलाते थे, तीर चलाते थे अपने दुश्मन पर, ठीक है? तो आप आंसर बताइए इसका। द लीडर ऑफ मिलिटेंट गुरिल्ला मूवमेंट इन द गुडेम हिल्स वॉज। ओके, सोच लिए बेटा। अलूरी सीताराम राजू, अलूरी सीताराम राजू या बाबा रामचंद्र। चलिए, एक काम करते हैं, इसमें ये वाला आंसर भी आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ही बताएंगे, ठीक है? बाबा रामचंद्र थे सन्यासी या अलूरी सीताराम राजू थे? चलिए, फाइनली मैं बता देता हूं आपको बेटा, अलूरी सीताराम राजू थे, ठीक है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 13 इज टेलिंग अस दैट व्हाई हैड कांग्रेस इग्नोर्ड द दलित्स फॉर लॉन्ग। रियली ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक रहा। अगर हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि कांग्रेस ने दलित्स को बहुत लंबे समय तक इग्नोर रखा। मैं दलित्स की बात नहीं करूंगा बेटा। अकॉर्डिंग टू द चैप्टर एंड द पार्ट, all the people who belong to the lower classes, who belong to the labor classes, they were completely ignored in Indian history, especially by the Congress. इसके पीछे का हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री ये है बेटा, बिकॉज कांग्रेस वॉज बीइंग फंडेड बाय द इंडस्ट्रियलिस्ट। इट इज क्लियर? जो कांग्रेस था उसको जो उद्योगपति थे वो फंड करते थे। अब बेटा, अगर कांग्रेस दलित्स का, लेबर क्लास का साथ देती तो ये लोग अपने लिए लॉज की डिमांड कर रहे थे, अपने लिए लेबर लॉज की डिमांड कर रहे थे, फिक्स्ड वर्किंग आवर्स की डिमांड कर रहे थे, फिक्स्ड वेजेस की डिमांड कर रहे थे, राइट? अगर ऐसा होता, अगर ऐसा हो जाता तो इंडस्ट्रियलिस्ट इन लोगों को देना बिल्कुल, फंड करना बिल्कुल बंद कर देते। तो ये बड़ा क्लैश रहा था, ठीक है? और भी बहुत सारे रीजन थे, लेकिन ये बहुत बड़ा प्रॉब्लमेटिक था। दूसरा, ये पार्टीज भी उस समय डिवाइड हो गई थी, अलग अलग दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई थी। चलिए, तो आप मुझे बताइए, व्हाई हैड कांग्रेस इग्नोर्ड द दलित्स फॉर लॉन्ग। क्यों दलित्स को बहुत लंबे समय तक इग्नोर किया गया? यहां एक आंसर है। तो ए है बेटा ड्यू टू दियर लिबरल आउटलुक, बी है बेटा ड्यू टू फियर फ्रॉम ब्रिटिशर्स, सी फॉर फियर ऑफ ऑफेंडिंग द सनातनीज, एंड डी फॉर द फियर ऑफ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। इंपॉर्टेंट, इस पर भी लिख लेना आप बेटा, क्योंकि इट्स अ न्यू क्वेश्चन विद न्यू आंसर, राइट? तो इसका ऑप्शन हो गया सी, फॉर फियर ऑफ ऑफेंडिंग द सनातनीज। चलिए, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगेन बेटा एजर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस। चलिए, मैंने अभी रोक दिया यहीं पर, आप इसको आराम से पढ़ लीजिए और इसका आंसर गैस करके अपने पास रखिए, फिर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपको बताना है। रीड कर लीजिए इसको। once I am going to read it out. Assertion: in the 1919, Mahatma Gandhi decided to launch a nationwide satyagrah against the proposed Rowlatt Act. Reason: the act was passed to repress political activities. अभी देखिए, पीछे मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया था कि एक ऐसा एक्ट था जिसको ब्लैक एक्ट भी कहा गया, और ये पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को रिप्रेस करने के लिए ही था।
तो आंसर्स की तरफ चलते हैं। आंसर है बेटा, डायरेक्ट आंसर की बात कर लेते हैं। इसका भी आंसर 1 है। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द एजर्शन। ठीक है, क्योंकि देखिए दोनों ही चीज़ें हैं। महात्मा गांधी ने डिसाइड किया था एक नेशन वाइड सत्याग्रह अगेंस्ट प्रपोज रोलेट एक्ट के, और रोलेट एक्ट क्या था? पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को सप्रेस करने के लिए बनाया गया एक एक्ट था अंग्रेजों के द्वारा। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 15। ओके, द रेजोल्यूशन ऑफ पूर्ण स्वराज वॉज अडॉप्टेड एट विच सेशन ऑफ द कांग्रेस? ऑप्शन नंबर ए हरीपुर, ऑप्शन नंबर बी कराची, ऑप्शन नंबर सी लाहौर एंड ऑप्शन नंबर डी लखनऊ। बहुत फेमस सेशन रहा है ये भी। चलिए बता देता हूँ बेटा, आपने गैस कर लिया होगा। प्लेस अब हमारे पास नहीं है, ये पाकिस्तान में जा चुका है। लाहौर सेशन 1929। लाहौर सेशन 1929 में पूर्ण स्वराज की डिमांड की गई थी। चलिए बेटा आगे चलते हैं। यस, क्वेश्चन नंबर 16। Who led the peasant movement in Awadh during the non-cooperation movement? Who led the peasant movement in Awadh during the non-cooperation movement? ऑप्शन नंबर ए मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर बी महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर सी बाबा रामचंद्र एंड ऑप्शन नंबर डी सरदार पटेल। गैस कीजिए बेटा। चलिए, नाउ डेफिनेटली यू मस्ट हैव गैस इट। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, बाबा रामचंद्र। बाबा रामचंद्र सन्यासी बहुत फेमस फिगर रहे हैं बेटा। अवध में उनका काफ़ी रोल रहा है, वहाँ के मूवमेंट को आगे चलाने में, लोगों को अवेयर करने में। ठीक है, तो आंसर हो गया बाबा रामचंद्र। 17 क्वेश्चंस। Which one of the following combination of colors was there is the Swaraj flag designed by Gandhi ji in 1921? देखिए गांधी जी ने कितने पहले स्वराज फ्लैग को डिज़ाइन कर दिया था। उन्होंने जब 1921 में इसको किया था तो उन्होंने इसमें क्या रखा था बेटा? कलर को क्या रखा था? पहले आप गैस कर लीजिए, फिर मैं आंसर दूंगा। उससे आपको लास्ट में ये काउंटिंग पता चलेगी कि आपने कितने मार्क्स ऑप्ट किए हैं, कितने क्वेश्चंस ठीक किए हैं। क्योंकि एज आई टोल्ड यू, इफ़ यू आर गोइंग टू स्कोर 15 आउट ऑफ 20, सो डेफिनेटली यू हैव रेड दिस चैप्टर एट अ गुड स्केल। काफ़ी आपने इसको रिवाइज किया है। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, रेड ग्रीन एंड वाइट। ये कलर अपने स्वराज फ्लैग में उन्होंने जब डिज़ाइन किया था तो इन कलर्स को रखा था। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही फेमस उस टाइम का क्वेश्चन है ये, व्हेन गांधी जी रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका। जैसा कि आपको पता है बेटा, साउथ अफ्रीका वॉज फेसिंग वेरी डिजास्टरस सिचुएशन, अपार्थाइड। ठीक है, वहाँ काले और गोरों को लेकर बड़ा रंगभेद हो रहा था। तो गांधी जी वहाँ से लौटे थे साउथ अफ्रीका से। तो द खेड़ा सत्याग्रह वॉज लॉन्च बाय गांधी जी टू सपोर्ट, किसको सपोर्ट करने के लिए गांधी जी ने खेड़ा सत्याग्रह चलाया था, मूवमेंट चलाया था? ऑप्शन नंबर ए द मिल वर्कर्स, ऑप्शन नंबर बी द पीजेंट्स, ऑप्शन नंबर सी द वीमेन वर्कर्स एंड ऑप्शन नंबर डी रोलेट एक्ट। गैस कीजिए और बताइए कि किसके लिए उन्होंने, किस चीज़ को सपोर्ट करने के लिए उन्होंने इस मूवमेंट को चलाया था। ओके, लेट्स चेक। द आंसर इज बी द पीजेंट्स। पीजेंट्स के लिए उन्होंने इस मूवमेंट को बेटा चलाया था। ओके, पीजेंट्स की हेल्प करने के लिए मूवमेंट चलाया था। क्योंकि जब चैप्टर में आपने पढ़ा ही होगा, यहाँ किसानों को फोर्स किया जा रहा था रेवेन्यूज़ के लिए। ठीक है, रेवेन्यू एक्स्ट्रा देने के लिए, प्लस जो वो चाहते थे क्रॉप ग्रो कराना, उस क्रॉप को ग्रो करने के लिए। तो उनके खिलाफ गांधी जी ने ये मूवमेंट किया था।
मतलब पीजेंट्स को सपोर्ट करने के लिए मूवमेंट किया था. So my dear students, now at last I have put two questions of true false. Okay, 19 and 20. Mahatma Gandhi and Pandit Nehru were the founders of the Swaraj Party. मुझे लगता है बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन इतना सिंपल भी नहीं है, क्योंकि नाउ यू आर गोइंग टू पुट द आंसर इन कमेंट बॉक्स. अगर ये ट्रू है तो नो नीड, अगर ये फॉल्स है तो इसका राइट आंसर क्या है. महात्मा गांधी एंड पंडित नेहरू वो द फाउंडर्स ऑफ द स्वराज पार्टी, और इसका आंसर हो जाता है फॉल्स. ये आंसर फॉल्स है, तो इसका ट्रू आंसर. नाउ इट्स योर ड्यूटी टू राइट डाउन द आंसर इन कमेंट बॉक्स. इज दैट क्लियर? चलिए बेटा नेक्स्ट चलते हैं. ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा इस सेशन का, इस वीडियो का. ये 20 क्वेश्चंस की एक छोटी सी सीरीज थी इस चैप्टर से. ठीक है, चलिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बेटा. जनरल डायर वॉज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द जलियांवाला बाग इंसिडेंट. ये यहां से आप दा हटा लीजिए. जनरल डायर वॉज रिस्पॉन्सिबल, दा को आप यहां अवॉइड कर दीजिए बेटा. ठीक है, दा इज नॉट हियर. जनरल डायर वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द जलियांवाला बाग इंसिडेंट. बताइए इसका आंसर, गैस कीजिए. ओके, चलिए ये एक ट्रू आंसर है बेटा. ये जनरल डायर थे जिन्होंने वहाँ मार्शल लॉ के लिए फायर करने के लिए लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चलवा दी थी. जलियांवाला बाग पंजाब में पड़ता है बेटा. 13 अप्रैल 1919 को ये घटना हुई थी, जो बहुत ही ज़्यादा निंदनीय है और दर्द देने वाली थी. ठीक है, इसके बाद गांधी जी ने अपना मूवमेंट को भी कुछ समय के लिए रोक दिया था. तो यहाँ हमारी बेटा 20 क्वेश्चंस की सीरीज़ ख़त्म होती है. ये एक वर्कशीट टाइप आपका रिवीजन है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू विल हैव टू डू नाउ, यू आर गोइंग टू चेक आउट दैट हाउ मेनी क्वेश्चंस हैव यू अटेम्प्टेड, राइट? And as I told you that if you are going to get 15 out of 20, so definitely the preparation of this chapter is, I should say, the good one. Okay? अगर आपने ज़्यादा किए हैं तो ये बेस्ट की तरफ चला जाता है, और 20 आउट ऑफ 20 तो जीनियस हो जाता है बेटा. ठीक है, अगर आपने 20 आउट ऑफ 20 किए हैं तो वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस, इनमें से आपका 1-2 100% जो आएगा इस चैप्टर से वो एग्ज़ाम में आपको मिलेगा. अब बेटा मैंने आप लोगों के लिए एक चीज़ और इसमें मेंशन की है, आप देख सकते हैं. डू योरसेल्फ द गिवन क्वेश्चंस. आप इन क्वेश्चंस को रीड कर लीजिए आराम से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये अपनी नोटबुक पर लिख लीजिए. व्हाट वाज द मेन मोटिव ऑफ द सॉल्ट मार्च, क्वेश्चन नंबर 1. इनके आंसर आपको खुद लिखने हैं, प्रैक्टिस करनी है एक बार. हु वाज द फर्स्ट आर्टिस्ट टू क्रिएट द इमेज ऑफ भारत माता. सीरीज़ को शुरू करने से पहले ही मैंने शायद आपको बताया था कि जब हिस्ट्री के चैप्टर की तरफ, लास्ट की तरफ हम जाते हैं तो वहाँ कुछ पिक्चर्स पेंटेड हैं, वहाँ आपको इसका आंसर मिलेगा. और क्वेश्चन नंबर 3 है डिफाइन रॉलेट एक्ट. आई हैव एक्सप्लेन ड्यूरिंग माय सेशन, स्टिल नाउ यू आर गोइंग टू गिव सम वर्ड्स. अब आपको अपने आप कुछ शब्दों के कलेक्शन के साथ आंसर लिखना है. ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन बेटा हैं जो आपको अपने आप करने हैं. सो डियर चिल्ड्रन, डेफिनेटली मैं समझ सकता हूँ कि आप लोगों ने सेशन को एंजॉय किया होगा. क्वेश्चंस आपके कुछ लर्न होंगे, कुछ आपको हो सकता है 1-2-4 क्वेश्चन न्यू लगे होंगे बेटा. सो ये एक प्रॉमिस है बेटा, दीज क्वेश्चंस आर गोइंग टू गिव यू द बेस्ट हेल्प इन योर एग्ज़ाम. बहुत ज़्यादा सहायता करने वाले हैं ये क्वेश्चंस आपकी. आप लोगों को क्या करना है बेटा, सिंपली एज आई टोल्ड यू, आप शेयर कर दीजिए अपने ग्रुप्स में, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए बेटा वीडियो को. ठीक है, और ये कॉमन सी बात है बेटा, अगर आपको अच्छा नहीं लगा है तो डिसलाइक भी आप कर सकते हैं. यू आर मोस्ट वेलकम, इट डजेंट मैटर. एक्चुअली इट्स माई पैशन टू टीच द स्टूडेंट्स, सो लाइक एंड डिसलाइक मुझे कोई मैटर नहीं करता बेटा, लेकिन आप इसको प्लीज़ शेयर ज़रूर कर देना. बहुत सारे बच्चे पूरे भारत में कहीं ना कहीं बेटा एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो 100% ये वो उसको सॉल्व करेंगे. और फिर आप इसके बाद हम कल एक नेक्स्ट वीडियो में अगले 20 क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे किसी और चैप्टर से. अगर आपको कोई स्पेशल चैप्टर से क्वेश्चंस